एंगर मैनेजमेंट पुअर है, इमोशनल मैनेजमेंट पुअर है, तो क्या यहाँ पे हम यही सब चीज़ें सिखा रहे होते हैं? ऐसा ही है। और यहाँ पे जब एक पेशेंट ये सब चीज़ें नहीं सीख रहे होते हैं तो डू दे नीड डेज एक्सटेंशन और नॉट? जब अभी तक 100 डेज में एक चीज़ इनग्रेव नहीं हो पा रही है, इसका क्या मतलब है कि कुछ दिनों की और ज़रूरत है कि नहीं है? पहली बात ही ये कि हम आपको सिर्फ एक क्रक्स बता रहे होते हैं, जो पीछे एक स्ट्रैटेजी होती है, जो पीछे रीजनिंग होती है, उससे आपको नहीं बता रहे होते, बिकॉज आप लोग एज अ पेशेंट इस चीज़ को अंडरस्टैंड नहीं कर पाएंगे और हम आपके ऊपर इतना प्रेशर नहीं डालना चाह रहे हो। ट्राई टू लर्न एटलीस्ट 2 मेन स्किल्स, मेजर स्किल्स, इमोशनल मैनेजमेंट एंड एंगर मैनेजमेंट, मूड मैनेजमेंट। मैं आपको ये कह रही हूँ कि मुझे ये लगता है कि आपने अभी इमोशनल मैनेजमेंट सही से सीखी नहीं थी और ऑल्सो आपने मूड मैनेजमेंट सही से सीखी नहीं थी, जिसकी वजह से हमें ये चीज़ फील हुई कि आपके डेज एक्सटेंड करने की ज़रूरत है। बिकॉज स्टिल आप छोटी छोटी बात पे गुस्सा हो जाते हैं अभी भी, कि अगर आप इन 14 डेज़ को थोड़ा सा यूटिलाइज़ करके इनको वर्थ इट बनाकर यहाँ से कोई एक आधा स्किल सीख कर जाएंगे ना, तो ये आपके लिए पूरी लाइफ के लिए एक बेनिफिशियल चीज़ होगी। तो इसको एज अ पनिशमेंट लेने से फ़ायदा नहीं है। आप तो अंदर ही अंदर अपने इमोशंस को पेंट अप कर रहे हैं और वो एक दिन आएगा कि जब आप बर्स्ट हो जाएंगे। देखिए, अपने आप को ना हमेशा अनएक्सपेक्टेड सिचुएशंस के लिए रेडी रखना चाहिए। ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ दिनों की बात पे हमने ज़िद करनी है, और भी कोई सिचुएशन हो सकती है, और भी कोई अनफॉर्चुन इवेंट आ सकता है, कोई अनफॉर्चुन चीज़ हो सकती है, तो इस चीज़ के लिए अपने आप को प्रिपेयर रखना चाहिए। लेकिन जब हम एक ट्रॉमा में चले जाते हैं और फिर हम वहीं पे अपने आप को होल्ड कर लेते हैं, वो चीज़ हमारे लिए ख़राब होती है। जब एक लव्ड वन हमारा एक बीमारी से गुजर रहा होता है, कोई क्रॉनिक बीमारी होती है, जैसे एडिक्शन एक क्रॉनिक डिजीज़ है, जैसे डायबिटीज़ है, जैसे बाकी साइकोलॉजिकल बीमारियां जो हैं वो एक क्रॉनिक डिजीज़ हैं, तो आपने क्या एज अ पेशेंट ये चीज़ नोटिस की है कि आपकी फैमिली के अंदर भी कुछ ना कुछ बीमारी रन करना शुरू हो जाती है, इवन इफ इट्स नॉट एडिक्शन, बेशक वो नशे की बीमारी नहीं है, लेकिन फैमिली मेम्बर्स को कोई और बीमारी होना शुरू हो जाती है ड्यू टू देयर एंग्जाइटीज़, जो स्ट्रेस उनके ऊपर पड़ रहा होता है उसकी वजह से। एक सिंड्रोम है, उसको कहते हैं ब्रोकन हार्ट सिंड्रोम। एडिक्शन की बीमारी में ना फैमिलीज़ में ये बहुत सवेयर तरीके से रन कर रहा होता है, बहुत सवेयर। ब्रोकन हार्ट सिंड्रोम इसको कहते हैं। ये बेसिकली आता किन किन वजहों से है? ये कोई एक प्रॉपर हार्ट डिजीज़ डेवलप आपको होना शुरू हो जाती हैं, ये किसी इंजरी की वजह से नहीं होती, बल्कि ये स्ट्रेस की वजह से, ये फियर की वजह से, ये एंगर की वजह से ये डिजीज़ हमारे अंदर डेवलप होना शुरू हो जाती हैं। एज अ फैमिली मैं ये चीज़ बात कर रही हूँ। एज फैक्टर इसमें मैटर नहीं करता, बीट अगर कोई बहुत यंग है लेकिन वो एक क्रॉनिक स्ट्रेस उनके ऊपर पड़ रहा है फॉर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम, तो वो इस डिज़ीज़ में जा सकते हैं। अगर कोई बहुत एजिड है और उनके ऊपर ये स्ट्रेस पड़ रहा है काफ़ी लंबे अरसे के लिए, तो वो इस डिज़ीज़ में जा सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि वो नशे की ही बीमारी हो, ये ज़रूरी नहीं है कि वो कोई डायबिटीज़ की ही बीमारी हो, वो कोई और फिज़िकल डिजीज़ हो सकती है। वो कोई आजकल मतलब मैंने ये चीज़ बड़ी नोटिस की है कि फैमिलीज़ के अंदर भी एंग्जाइटी की इंटेंसिटी बहुत ज़्यादा बढ़ना शुरू हो गई है एज़ कम्पेयर टू बिफोर, कि अब फैमिलीज़ जो है वो ज़्यादा स्ट्रेस्ड आउट होने लग गई हैं और अब एक क्लिनिकल पिक्चर ऑफ डिप्रेशन, क्लिनिकल पिक्चर ऑफ एंग्जाइटी उनके अंदर नज़र आ रहा होता है फैमिलीज़ के अंदर। ये मैं फैमिली मेम्बर्स की बात कर रही हूँ, पेशेंट्स की बात नहीं कर रही है। पेशेंट्स तो चले हम एडमिट करते हैं, हमें पता होता है कि वो तो बीमार है, उनको एक इलाज से गुजारा जा रहा होता है, बट फैमिलीज़ जो आ रही होती हैं उनके अंदर भी एक क्लिनिकल पिक्चर नज़र आना शुरू हो जाती है। यही वजह, वो एक सफ़र कर रही होती हैं, कंटिन्यूस पेन से गुजर रही होती हैं और इतना लंबा अरसा उस पेन से गुजर रही होती हैं, और उस पेन को वो अपने अंदर लाइक ढाल लेती हैं, और फिर वो एक कंटिन्यूस एंग्जाइटी में रहना उनके लिए एक सेटिस्फेक्शन, एक कंफर्ट लेवल सा बन जाता है। अब जब फैमिली मेम्बर्स अपने बच्चे के लिए परेशान नहीं ना हो रहे होते, तो उन्हें अजीब सा लगता है कि अच्छा हम परेशान क्यों नहीं हो रहे, हमें तो हर टाइम परेशान रहना चाहिए, बिकॉज उनके लिए ये एक न्यू नॉर्मल सिचुएशन बन जाती है। सब कुछ ठीक है तो सब कुछ ठीक क्यों है, कोई मसला क्यों नहीं हो रहा, सब कुछ ठीक है क्यों होना, ऐसा तो नहीं होना चाहिए कि सभी ठीक हो गया, कोई तो परेशानी होनी चाहिए, कोई तो एंग्जाइटी होनी चाहिए, ये स्ट्रेस, क्योंकि हम एक कंटिन्यूस इस चीज़ में रह रहे होते हैं लंबे अरसे के लिए, और ये हम जो एक बीइंग एन एडिक्ट, हम ये इस सिचुएशन में अपनी फैमिलीज़ को रख रहे होते हैं, और फिर फैमिलीज़ के लिए एक न्यू नॉर्मल बन जाता है, एक न्यू नॉर्म बन जाता है कि अच्छा 24 घंटे हमने स्ट्रेस लेना ही लेना है, अच्छा 24 घंटे हमने परेशान रहना है, एक धड़का सा लगा रहता है कि अब कुछ हो जाएगा, अब हमारा लव्ड वन क्या करेगा, अब क्या करेगा, वो 24 घंटे इसी सोचों में बस लगे रहते हैं। फॉर लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम एक स्ट्रेस उनके ऊपर रहता है, इससे हमारे अंदर फिजिकल डिजीज़ पैदा होना शुरू हो जाती हैं, ऐसी डिजीज़ जिसको हम प्रॉपरली डायग्नोस कर सक रहे हो। जैसे मैंने आपको बताया कि हमें क्लिनिकल पिक्चर ऑफ डिप्रेशन, क्लिनिकल पिक्चर ऑफ एंग्जाइटी और मल्टीपल अदर डिसऑर्डर्स नज़र आ रही होती हैं फैमिलीज़ के अंदर, प्रेशर्ड स्पीच है, रेसिंग थॉट्स हैं, मल्टीपल सिम्टम्स उनके अंदर हम देख रहे होते हैं, ये सब चीज़ें। 12 स्टेप्स का प्रोग्राम आप अच्छे से उसको इंग्रेव करवाएं अपने अंदर,
और उसको अच्छे से लर्न करें और 12 स्टेप्स को डीपली जाके उनको एक एक स्टेप को अप्लाई करें अपने ऊपर। इससे आपकी खुद की एक तो स्पिरिचुअल हीलिंग बहुत ज़्यादा होगी, सेकेंडली आपकी फैमिली की हीलिंग बहुत ज़्यादा होना शुरू हो जाएगी। जब उसमें आई थिंक 7 या 8 स्टेप है अमेंड्स वाला, माफ़ी तलाफ़ी इजाफ़ी वाला जो है वो करें, इजाफ़ी एडिशनल एक्शंस करके दिखाएं। ठीक है, आपने इंडोर्स में होते हुए माफ़ी का एक वो जो पहला स्टेप है कंप्लीट कर लिया है। चलें, अब एडिशनल एक्शंस का टाइम आ गया है, इजाफ़ी का टाइम आ गया है, वो जब आप आउटडोर्स होंगे तो आप करेंगे। अब इजाफ़ी में क्या क्या एक्शंस आते हैं? अगर मैं आपसे सिंपल से एक बात करूँ कि वो सारे रवैये जो आप एक्टिव एडिक्शन में कर रहे थे, सबसे पहले तो उनको नोट डाउन करें, ठीक है। एक लिस्ट बनाएं उन सब बिहेवियर्स की जो एक्टिव एडिक्शन में आप सब कर रहे थे। देयर विल बी अ ह्यूज लिस्ट। अच्छा, मैं अपनी बीमारी के जब दौरानिया में था या बीमारी में था, एक काम ये हो गया, लड़ाई झगड़ा बहुत करता था, बात बात पे मारपीट होती थी, बात बात पे रूडनेस, अपने आप को अकेला किया हुआ था, आइसोलेटेड होके मैं बैठा हुआ था, चोरी भी करते थे, स्टीलिंग थी बहुत ज़्यादा। और ये एक लिस्ट बना ली आपने कि जो एक्टिव एडिक्शन में बीमारी के एक्टिव फॉर्म में आप ये सब चीज़ें कर रहे थे। एडिशनल एक्शन जब आप इस तरह से उनको अमेंड कर सकते हैं, जब आप ये सारे एक्शंस जो आपने एक्टिव एडिक्शन में किए हुए थे वो आप ना करें। अगर सिर्फ सिंपली आप ये काम करते हैं ना, इस लिस्ट को आप अपनी लाइफ में से निकाल देते हैं, तो आप एक प्रॉपर रिकवरी और सोब्राइटी की लाइफ के ऊपर आना शुरू हो जाते हैं। आप घर से बाहर जाना छोड़ दें, आप रातों को लेट आना छोड़ दें, आप अपने गुस्से पे काबू पाएं, आप क्रूशल कॉन्वर्सेशन करें। आप ये सारे स्टेप्स करेंगे, ऑटोमेटिकली आप एक तो एडिशनल एक्शंस भी होना शुरू हो जाएंगे। जब फैमिली ये देख रही होगी, अच्छा अब इसको बाहर जाने की आदत नहीं रही है इतनी, अब इसको बाहर जाके इतना अच्छा नहीं लग रहा होता, तो वो एक सेटिस्फेक्शन लेवल अचीव होना शुरू हो जाता है। और कुछ अरसे बाद जो है एक प्रॉपर एक जो है आप भी एब्स्टिनेंट रहते हैं, आप भी सोब्राइटी की लाइफ को अचीव करते हैं। सेकेंडली फैमिली भी इस फॉर्म में आ जाती है, इस एक्टिव फॉर्म में आ जाती है कि अब उन्हें एक सुकून सा फील होना शुरू हो जाता है। इस तरह से अपने एडिशनल एक्शंस कर सकते हैं। मैं सबसे चाहूँगी आप इंडोर के जो सारे पेशेंट्स हैं, बल्कि आउटडोर के भी, अपनी एक प्रॉपर लिस्ट बनाएं जो एक्टिव एडिक्शन में बिहेवियर्स करते थे। अब वो आपने रोज़ाना उस लिस्ट को देखना है और आपने ऊपर लिख देना है कि नॉट टुडे, कि ये वाले सारे काम तो आज के दिन मैंने नहीं करने। ये टेक्निक आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेगी। अगर आप चीज़ों को छुपा रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं, दैट मीन्स कि आप रिकवरी में हैं ही नहीं। छोटी से छोटी चीज़ आपकी रिकवरी को अफेक्ट कर सकती है। रिकवरी हमें क्या कहती है कि अगर हमें क्रेविंग्स हो रही हैं, कोई इशू हो रहा है, तो हम अपने फैमिली से डिस्कस कर लें। रिकवरी हमसे ये डिमांड करती है, बट हम इसके ऑपोजिट कर रहे होते हैं, हम हाइड कर रहे होते हैं, हम छुपा रहे होते हैं, हम उन्हें बता नहीं रहे होते। तो क्या ये रिकवरी के ट्रैक पे रहना हुआ कि ना हुआ? जब आप रिकवरी का कहने वाला काम कर ही नहीं रहे, तो फिर हाउ कैन यू से दिस कि आप सिर्फ एब्स्टिनेंट हैं, ड्रग्स से दूर हैं, लेकिन जो रिकवरी के करने वाले काम है वो नहीं कर रहे आप प्रॉपर्ली। इवन तो आप प्रॉपर्ली कर भी रहे हो, बट आप बीच में से एक दो चंक्स उसको मिस कर रहे हैं। होगा ये कि आहिस्ता आहिस्ता विद टाइम वो चंक्स बड़े होते चले जाएंगे, आप और से और चीज़ें करते चले जाएंगे, और फिर एक टाइम आएगा कि आप रिलैप्स की तरफ चले जाएंगे। तो रोज़ाना एक लिस्ट बनाएं अपने उन बिहेवियर्स की जो आप एक्टिव एडिक्शन में अपनी बीमारी के एक्टिव फॉर्म में करते थे। ऊपर आपने हेडिंग देनी है नॉट टुडे की, और वो आपने अपने आप को ये एक मोटिवेशन देनी है कि आज के दिन एटलीस्ट मैंने ये सारे काम नहीं करने। बहुत मुश्किल है ये, लेकिन एटलीस्ट पहले लिस्ट तो बना लेना, इनिशिएट तो कर लें। ज़रा डिस्फोरिक रिकॉल्स देकर अपने आप को वो लिस्ट बनाएं, उनको पेन डाउन करें उन सारी लिस्ट को, और फिर मेक श्योर करें कि आज के दिन आपने ये चीज़ नहीं करना। वन डे एट अ टाइम की अप्रोच होती है कि आज के दिन की लेकर सोचे। अच्छा, अब ये जो कॉन्सेप्ट है ना, ये फैमिलीज़ के अंदर भी नहीं होता। वो 100 दिन के बाद 6 महीनों की में आपको एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं, और वो तब की स्टोरी देख रहे होते हैं। अच्छा, 6 महीने बाद अगर इसने रिलैप्स कर लिया, ये इसने सिगरेट पी लिया, तो हम क्या करेंगे? तो वन डे एट अ टाइम की जो अप्रोच है वो बेसिकली हमें कहती है कि आज के दिन हमने बस जो करना है वो आज के दिन करना है, कल की कल सोचेंगे। कल जब आएगा तब हम उसके बारे में हम लिंगर ऑन कर देते हैं ना, और कल जब आएगा तब देखेंगे कि मैंने कैसे चीज़ें लेकर चलनी है। आज के लिए बस मैंने यहीं तक रहना है। बट हम ये ह्यूमन नेचर है कि हम यही कर नहीं पा रहे होते। हम बस ये होता है कि बस हमने पूरी फ्यूचर प्लानिंग कर लें, पूरी फ्यूचर प्रेडिक्शन कर लें, और अपने आप को हम सेटिस्फाई कर दें। ना करें कि इतनी फ्यूचर प्लानिंग और फ्यूचर प्रेडिक्शन ना करें, क्योंकि आप जितना अपने आप को सेटिस्फाई करेंगे, आप उतना अपने आप को डिससेटिस्फाई कर रहे होंगे। मैं ये नहीं कह रही कि आपने रिस्पॉन्सिबिलिटी अभी से लेना शुरू कर देनी है, बट स्टार्ट एड्रेसिंग दिस। ठीक है, इसको एड्रेस करना एटलीस्ट शुरू कर दें कि हाँ, फ़लाँ मसला जो मेरी फैमिली में आया ये शायद मेरी वजह से हो। इसको खाली एड्रेस करने से काफ़ी मसले रिजॉल्व हो सकते हैं। जब तक आपका कोई इमोशन आप फील नहीं ना करते, आप उसको कन्फ्रंट भी नहीं कर सकते। घटिया इंसान,
इतनी देर से गेट क्यों खोला? सोए हुए थे तुम क्या? सर मैंने तो मिनट भी नहीं बकवास लगाया। ना कर तुम मेरे साथ। क्या कर रहे हैं आप? अब्बा जी घर पे हैं, नशे में गालियां दे रहे हैं। खुदारा होश में आए, क्या हो गया आपको? होश में कैसे आऊं? सारा किया धरा इन्हीं का तो है। शराब नोशी की वजह किरदार की खराबी नहीं, मूड की खराबी है। शराब नोशी कभी भी नशे की बीमारी में बदल सकती है। नशे की बीमारी हर स्टेज पर काबिले इलाज है। मदद हासिल कीजिए, क्योंकि वो ऐसा नहीं करेगा। विलिंग वेज से मदद हासिल कीजिए, कहीं से भी मदद हासिल कीजिए, लेकिन फौरी मदद हासिल कीजिए। जिस मुआवजे के इंतजार में आपने बहुत देर कर दी, अब वो दस्तक दे रहा है। मदद हासिल कीजिए, मदद हासिल कीजिए, मदद हासिल कीजिए। को डिपेंडेंसी का कॉन्सेप्ट है ही फैमिली के लिए बेसिकली, लेकिन इसमें कहीं ना कहीं पेशेंट का ही रोल होता है ना फैमिली को को डिपेंडेंट बनाने में। तो ये तीनों चीज़ें इंटर रिलेटेड हैं, तीनों कह रही हूँ प्रोफेशनल्स इंक्लूडेड, कि तीनों जो पार्टीज़ हैं ये इंटर रिलेटेड हैं। अगर फैमिली को डिपेंडेंट है, हम रोगी है आपके अपने पेशेंट के ऊपर, तो पेशेंट का भी तो रोल है उनको को डिपेंडेंट बनाने में कि नहीं है। मैं आपको ये नहीं कह रही कि आपने फर्स्ट प्रायोरिटी पे ये चीज़ रखनी है। फर्स्ट प्रायोरिटी पे ऑब्वियसली आपकी रिकवरी होगी। हसन साहब, जब आपकी प्रायोरिटी रिकवरी होगी ना, फैमिली ऑटोमेटिकली यही स्टेप आपका होगा जो उनको को डिपेंडेंसी से निकाल रहा होगा। समझ रहे हैं मेरी बात? कि आपकी पहली प्रायोरिटी क्या है कि आपने रिकवरी मेंटेन करनी है। आप उसको मेंटेन करेंगे, ऑटोमेटिकली इसका डोमिनो इफेक्ट किस पे जाएगा? और फैमिली पे जाएगा, और फैमिली का जो को डिपेंडेंसी का साइकिल है वो टूटना शुरू हो जाएगा। सेकंड प्रायोरिटी आपकी क्या है कि आपने एब्स्टिनेंट रहना है, या जो भी आपकी प्रायोरिटी है उसका भी लिंक को डिपेंडेंसी से है। ठीक है, तो इस तरह से हम चीज़ों को रिलेट करके हम ये चीज़ आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि पेशेंट का भी बहुत मेजर रोल होता है इस को डिपेंडेंसी में, और फैमिलीज का भी तो होता ही है डेफिनेट। मैंने अभी आपको एक टेक्निक बताई कि आपने सारे एक्टिव एडिक्शन वाले बिहेवियर्स लिखने हैं, और फिर आपने कहना है कि मैंने अपने ऊपर इन सब चीज़ों को अप्लाई नहीं करना आज के दिन के लिए। तो इसमें आपकी रिकवरी ही अफेक्ट हो रही है ना, इसमें आपकी रिकवरी ही बेहतर हो रही है, आप रिकवरी के ट्रैक पर और अच्छे तरीके से आ रहे हैं। तो अगर हम ये चीज़ करना शुरू करते हैं तो इससे फैमिलीज़ को भी फ़ायदा मिलता है और पेशेंट्स को भी फ़ायदा मिल ही रहा होता है। डेफिनेटली विन विन सिचुएशन होती है ये। तो ऑलवेज ट्राई टू फाइंड एक विन विन ऐसा फैक्टर कि जिसमें आप भी खुश हो, आपके लिए भी कोई बेहतर डिसीजन हो और फैमिली के लिए भी कोई बेहतर डिसीजन हो। अगर फैमिली आउट ऑफ फेयर ऑपरेट कर रही है, दैट इज़ ऑल्सो ड्यू टू को डिपेंडेंसी। अगर आउट ऑफ एंगर ऑपरेट करिए, वो भी को डिपेंडेंसी है। इवन अगर वो प्रोक्रास्टिनेट कर रहे हैं, वो लिंगर ऑन कर रहे हैं, चीज़ों को डिले कर रहे हैं, ये भी को डिपेंडेंसी का एक सिम्टम है। ये आप ऐसा सोच रहे हैं एज अ पेशेंट कि फैमिली हम पे ट्रस्ट नहीं करी, तो इसकी वजह ये है कि वो प्रोक्रास्टिनेट कर रहे हैं। ऐसा नहीं होता। जैसे अब अगर आप घर को लेट आना शुरू हो गए हैं और फैमिली कोई एक्शन नहीं ले रही इसके ऊपर, दैट इज़ प्रोक्रास्टिनेशन। इनेबलिंग होती है तो प्रोक्रास्टिनेशन आती है ना। जब इलाज में नहीं आ रहे थे, इनेबलिंग हो रही थी, तो अब फैमिली प्रोक्रास्टिनेट कर ही जा रही थी। आप एक रिकवरिंग एडिक्ट हैं, ठीक है। पहले तो ये कोशिश करें कि घर से जाए ही ना, घर में ही मैक्सिमम टाइम स्पेंड करें। अगर ये बहुत मैंने मुश्किल काम कह दिए तो फिर बेहतर ये है कि मगरिब से पहले पहले घर आ जाए। आज से कुछ सालों पहले या कई सालों पहले बैंक्स भी थे, और भी काफ़ी इंस्टीट्यूट्स थे, ऑर्गेनाइजेशंस थी, वहाँ पे भी कुछ लोग थे जो लेट उनका बिजनेस शुरू होता था। उस टाइम पे यही सिचुएशन थी और आज भी यही सिचुएशन है। तो इसमें कल्चर को मत लेकर आए कि कल्चर अब ऐसा नहीं है। कल्चर पहले भी ऐसा था। लोग पहले भी बिजनेस में जाते थे और आज भी बिजनेस में जा रहे हैं। लोग पहले भी बैंक्स में जाते थे और आज भी जा रहे हैं, और वही टाइमिंग्स में जा रहे हैं। टाइमिंग्स नहीं चेंज हुई हैं, तो कल्चर चेंज नहीं हुआ। हमने अपना माइंडसेट चेंज कर लिया, बिकॉज हम एक वेस्टर्न कल्चर को ऑप्ट करने की तरफ आ रहे हैं। हमें वो ज़्यादा फैसिनेट कर रहा होता है। टाइम, बिल्कुल, वो तो टाइम की बहुत पाबंदी करते हैं, दे आर हाईली पंक्चुअल। बट हम अपने आप को एक कूल फील कराने के लिए हमें होता है कि बस जितना लेट जाएं उतना ही बेहतर है। जैसे आपने देखा ही होगा, शादी के इवेंट्स होते हैं जब, तो जितना जो लेट जाएगा उतना उसकी डिमांड जो है वो अच्छा फील करेगा, और उतना वो एक हाईलाइट में आएगा। फैशनेबली लेट होने का बहुत ज़्यादा कॉन्सेप्ट है। इसी तरह फैशनेबली लेट होने का काम से ये इस चीज़ का भी बहुत फैशन अब डेवलप हो गया है। लेट आने का घर, ये एक बहुत बड़ा फैशन डेवलप हो गया है। ये सिर्फ एडिक्ट्स के अंदर ये फीचर नहीं होता, और भी काफ़ी लोग इस चीज़ को ऑप्ट कर रहे होते हैं, और भी काफ़ी लोग इस चीज़ में हो रहे होते हैं कि बस लेट आएंगे, जितना लेट आएंगे उतना अच्छा फील होगा, उतना हम कूल समझे जाएंगे जितना हम लेट आएंगे। कल्चर का कोई रोल नहीं है, उसको नहीं हमने ब्लेम करना, क्योंकि वो पहले भी 10 बजे जा रहे थे, वो आज भी 10 बजे ही जा रहे हैं। उन्होंने अपनी टाइमिंग चेंज नहीं की, बट
द डिफरेंस इज़ कि उनकी लाइफ फंक्शनल है, वो रिकवरिंग एडिक्ट्स नहीं है, उनकी लाइफ फंक्शनल है, वो अपने करने वाले सारे काम कर रहे हैं, कोई डिले नहीं कर रहे, किसी चीज़ में कमी कोताही नहीं आ रही, किसी चीज़ में कोई मसला नहीं आ रहा, उनके सारे काम हो रहे हैं प्रॉपरली। तो इसमें हम अपने आप को कंपेयर नहीं कर सकते उनकी सिचुएशन के साथ। समझा पाई मैं आपको ये पॉइंट? फॉर अ कॉन्स्टेंट पीरियड ऑफ टाइम दे शुड अवॉइड गोइंग आउट लेट या फिर कमिंग इन लेट, और अपनी एक सोब्राइटी की प्रॉपर लाइफ अचीव करके, जिसको हम 2 years का टाइम कहते हैं मिनिमम, सॉरी मैक्सिमम 2 years है, मिनिमम 6 months। अगर आप इसमें प्रॉपर एक अपनी रूटीन सेट कर लेते हैं, आप अपने करने वाले सारे काम करते हैं, और जो नहीं करने वाले वो फिर नहीं करते हैं, तो इससे फ़ायदा एट द एंड एक तो आपको मिल रहा है, सेकेंडली आप एक अच्छी लाइफस्टाइल की तरफ आ रहे हैं, और उसके बाद जो फ्यू टू गो आप कर सकते हैं जो कर सकते हैं। वरना मैं आपको बताऊं 2 साल के बाद आपका खुद ही दिल नहीं करेगा कुछ भी बाहर लेट नाइट रहने का। अगर आप 2 साल अवॉइड करेंगे ना तो कभी भी आपका दिल नहीं करेगा। आप न्यू फ्रेंड्स ज़रूर बना रहे होंगे, बट जो पुराने स्लिपरी फ्रेंड्स हैं ना, जिनसे मिलने का अभी दिल कर रहा होता है, 2 साल बाद नहीं करेगा। हर वो फ्रेंड वो भी स्लिपरी है जिसके साथ आप बैठ के ड्रग्स करते हैं, बट वो कोई ड्रग नहीं करता, वो भी स्लिपरी फ्रेंड है। ठीक है, एक एसोसिएशन डेवलप हुई हुई है ना कि नशे तो वो कर रहे हैं, आप कर रहे हैं, लेकिन वो नहीं कर रहा, बट स्टिल ही स्लिपरी फॉर यू, क्योंकि आप कल को जब उनसे मिलने के लिए जाएंगे, थोड़ी ना कहीं यूफोरिक कॉल्स आपको आना शुरू होंगी, और आपका दिल करना शुरू होगा कि अच्छा हम याद है मोमेंट्स आप मेमोराइज करना शुरू कर देंगे कि हमने लास्ट टाइम ऐसे किया था, ये हुआ था, फलां हुआ था। ये स्लिपरी फ्रेंड है। शराब नोशी की वजह किरदार की खराबी नहीं, मूड की खराबी है। शराब नोशी कभी भी नशे की बीमारी में बदल सकती है। नशे की बीमारी हर स्टेज पर काबिले इलाज है। मदद हासिल कीजिए, क्योंकि वो ऐसा नहीं करेगा। विलिंग वेज से मदद हासिल कीजिए, कहीं से भी मदद हासिल कीजिए, लेकिन फौरी मदद हासिल कीजिए। जिस मुआवजे के इंतजार में आपने बहुत देर कर दी, अब वो दस्तक दे रहा है। मदद हासिल कीजिए, मदद हासिल कीजिए, मदद हासिल कीजिए।